प्रधानमंत्री ने लड़ाकू विमान तेजस में भरी उड़ान। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का किया दौरा। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हम विश्व में किसी से कम नहीं। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद। करीब 70% हुआ मतदान। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए तेज हुआ चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की जनसभाएं, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जनता को किया संबोधित। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्याकांड में सजा का ऐलान। 4 दोषियों को उम्र कैद। सौम्या की मां ने कहा, कोर्ट के इस फैसले से जाएगा कड़ा संदेश। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की जिंदगी बचाने की जंग युद्ध स्तर पर जारी। बेंगलुरु से मंगाया गया है प्लाज्मा कटर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सभी विकल्पों पर हो रहा विचार। इजरायल ने की हमास की ओर से रिहा किए जाने वाले बंधकों की सूचना की समीक्षा। संघर्ष विराम के पहले चरण में फिलहाल 24 बंधक रिहा। गाजा में पहली बार बड़ी संख्या में पहुंची मानवीय सहायता। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में तेजस लड़ाकू विमान से उड़ान भर मेक इन इंडिया की रफ्तार और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ाते भारत की स्वदेशी क्षमताओं का अनुभव किया। प्रधानमंत्री ने इस उड़ान को गजब का अनुभव बताया और कहा कि इस उड़ान से मेरे अंदर देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा और ज्यादा बढ़ गया है। भारत की ताकत का तेज है तेजस। तेजस में उड़ान भरने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में शनिवार को तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी। पीएम ने कहा कि तेजस में सफलतापूर्वक सॉर्टी की ये गजब का अनुभव रहा। इस उड़ान से मेरे अंदर देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं हैं। भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तेजस में उड़ान भरने से पहले पीएम मोदी ने बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा किया। तेजस को HAL ने विकसित किया है। ये सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है। वायुसेना में इसकी 2 स्क्वाड्रन शामिल हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने और स्वदेशीकरण के लिए बड़े कदम उठाए हैं, जिनमें तेजस विमान भी शामिल है। विमान का पहला संस्करण 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। मोदी सरकार के तहत 83 LCA Mk-1A विमानों की डिलीवरी के लिए 36,468 करोड़ रुपए का ऑर्डर HAL को दिया गया है, जिसकी डिलीवरी फरवरी 2024 तक शुरू होने वाली है। LCA तेजस के आधुनिक और अधिक घातक संस्करण LCA Mk-2 के विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है। विमान इंजन सहित स्वदेशीकरण को और बढ़ावा देने के लिए जून 2023 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत में GE इंजन के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर GE के साथ बातचीत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ ही समाचार में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए DD न्यूज। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। क्या आपके मन में जीवन समाप्त करने के विचार आ रहे हैं? क्या आप बेहद निराशा महसूस कर रहे हैं? सहायता के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में चल रहे राहत और बचाव अभियान का आज 14वां दिन है। विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श के बाद श्रमवीरों को सुरक्षित निकालने के लिए अब वर्टिकल ड्रिलिंग का वैकल्पिक तरीका अपनाया गया है। सुरंग में ऑगर ड्रिलिंग बंद हो गई है। इसके बाद अब सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनें चढ़ाना शुरू की गई है। ऑगर मशीन में बर्मे के ब्लेडों को काटकर निकालने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर भी मंगाया गया है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग हादसे में राहत और बचाव अभियान 14वें दिन भी जारी रहा। जब राहत और बचाव अभियान अपने अंतिम चरण में पहुंचने ही वाला था, तब सुरंग के अंदर अमेरिकन ऑगर ड्रिलिंग मशीन टूट गई, जिससे टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचने में कुछ समय लग रहा है। विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श के बाद श्रमवीरों को सुरक्षित निकालने के लिए अब वर्टिकल ड्रिलिंग का वैकल्पिक तरीका अपनाया है। इसके लिए SJVN और ONGC की टीमें सिलक्यारा सुरंग के ऊपर पहाड़ी पर अपना काम कर रही हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बचाव कार्यों पर कहा कि बचाव कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। ऊपर से खुदाई भी फिर शुरू हो सकती है। इसका जो डायमेंशन होगा वो तकरीबन 1.2 मीटर 1200 मिलीमीटर जो है वो इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि ये तो 900 मिलीमीटर है, वो 1200 मिलीमीटर मगर ऊपर से नीचे होगा। 86 मीटर 86 मीटर की डेप्थ तक इसको जाना पड़ेगा। और फिर नीचे जो टनल का क्रस्ट है जो अभी गिरा हुआ है, यहाँ पर 62 मीटर जो गिरा हुआ है, उस क्रस्ट को इनकाउंटर करेंगे, उसको तोड़ना पड़ेगा और फिर उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो ये इसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो जो भी तरीके हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, इनमें हमें थोड़ा पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा सुरंग में चल रहे बचाव अभियान का जायजा लेने के लिए उत्तरकाशी पहुंचे। सिलक्यारा सुरंग में चल रहे बचाव अभियान का जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि अंदर जो लोग फंसे हैं उनसे मेरी अभी बात हुई है, उनके हौसले मजबूत हैं। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग, उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, कुछ सभी स्वस्थ भी हैं, तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राहत और बचाव कार्य के लिए केंद्र और राज्य की एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। बहुत तेजी से हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस प्रकार से कल थोड़ी सी बाधा आई, मैं आज कह सकता हूं कि उसके बावजूद हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारे वो 41 मजदूर हैं, पहली प्राथमिकता वो है कि वो बाहर आएँ। उन तमाम चीज़ों की जो आवश्यकता है, मेहनत करने की, काम करने की, वो सब यहाँ पे की जा रही है। इस बीच प्रशासन द्वारा टनल में फंसे मजदूरों की परिजनों से बात करवाई जा रही है। परिजनों को उम्मीद है कि जल्द ऑपरेशन पूरा होगा और अपनों से मिल सकेंगे।
उसको बोला कि इतना दिन रहिएगा तो फिर वहाँ पर भी आपको दिक्कत हो जाएगा। खाना वाना खाया कल उसने उन लोगों का खाना पीना ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और दे दिया इन्होंने, खाना दिया लेकिन हाँ खाना दिया है, नहीं वो लोग खा रहा है, अच्छा, इसका मन नहीं लग रहा खराब है। हाँ। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत और बचाव कार्यों पर नजर रख रहे हैं। प्रतिदिन की प्रगति पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से जानकारी ले रहे हैं। इस बीच टनल में फंसे हुए श्रमिकों के लिए पाइपलाइन के जरिए भोजन, फल, पानी और दवाएं सुरंग में भेजी जा रही हैं। श्रमिकों के टनल से निकलते ही मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस तैयार रखी गई है। गंभीर स्थिति में पाए जाने पर श्रमिकों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया जाएगा। सिलकेरा टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास न केवल जारी है बल्कि जल्द ही इनको बाहर निकालकर सकुशल इस कार्य को अंजाम दिए जाने का संकल्प भी जारी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, उत्तरकाशी, सिलकेरा। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। राज्य में करीब 70% मतदान हुआ। मतदान में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं के साथ साथ दिग्गज हस्तियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदेश की सभी 199 सीटों पर चुनाव लड़ रहे 1862 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा की 200 में से 199 सीटों पर मतदाता बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंचे। श्री गंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण इस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, दौसा, भरतपुर समेत सभी जगह सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। युवाओं के साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी पूरे उत्साह के साथ मताधिकार का इस्तेमाल किया और सभी चुनाव आयोग के इंतजाम से काफी खुश नजर आए। मतदान के उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक बुजुर्ग मतदाता आंख का ऑपरेशन कराने के बाद सीधे मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया। मेरे मन में था कि मेरा ये जो एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, मैं इसको पूरा करूं और ऑपरेशन थिएटर से सीधा मैं यहाँ पर मतदान करने के लिए आया हूँ। वॉलंटियर्स बहुत अच्छे सहयोगी रहे, किसी प्रकार का तकलीफ नहीं हुई, मुझे कहीं उतरना भी नहीं पड़ा। वोट देके बाहर से आराम से मैं वापस यहाँ आ गया हूँ। लोकतंत्र के महापर्व में भी अलग अलग तरह के नजारे देखने को मिले। भरतपुर में बाजे गाजे के साथ दूल्हा भी वोट डालने पहुंचा। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में भी अलग ही उत्साह देखने को मिला। बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि फर्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ। कुछ चेंज हो जाए अपने, जैसे अपने रोजगार है। लोकतंत्र के महापर्व में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिली। मतदान का जो अधिकार है उसको सही तरह से सदुपयोग करके और अपना प्रथम अधिकार मान के और कर्तव्य मान के इसको पूरा करके, इसलिए हम सुबह जल्दी आके और इसको पूरा किया। आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी मतदान करने पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में और राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर में वोट डाला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदारपुरा में और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में वोट डाला। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत सपरिवार वोट डालने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर पूर्व में तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट और बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने जयपुर के मतदान केंद्र पर वोट डाला और आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने 12 पोलिंग बूथ पर वोट डाला। इस सब के बीच जीत को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे भी हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। बहुत हाई क्रेडिबिलिटी गारंटी होगी है, सरकार पुनः रिपीट होगी इस बार। राजस्थान में वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुख्य मुकाबला है। बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकदल के लिए एक सीट भरतपुर छोड़ी है। इसके अलावा माकपा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, आम आदमी पार्टी, AIMIM समेत कई निर्दलीय भी मैदान में हैं। मतगणना 3 दिसंबर को होगी, तभी ये पता चलेगा कि जनता ने किस पार्टी को जनादेश दिया है। शैलेंद्र मिश्र, नीरज सिंह और विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और आइए राजस्थान के बाद अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामारेड्डी और महेश्वरम में विशाल चुनावी सभाओं को संबोधित किया। यूपीए और बीआरएस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नाम बदलने से वोट बैंक की राजनीति का इतिहास नहीं बदला जा सकता। प्रधानमंत्री के अलावा भाजपा और कांग्रेस के दिग्गजों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के कामारेड्डी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पार्टी जो कहती है उसे पूरा करके रहती है। उन्होंने तेलंगाना की जनता को भरोसा दिलाया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर पिछड़े समाज से ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर रखा है और इस बार केसीआर को भी लोग सत्ता से हटा देंगे। बीआरएस और कांग्रेस में एक और बात कॉमन है, ये दोनों दल आप लोगों को धोखा देने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कभी अचानक से टीआरएस को बीआरएस बना दिया जाता है, इसी साल यूपीए को भी इंडी अलायंस बना दिया गया है। देश के लोग ये सारे हथकंडे अच्छी तरह समझते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तेलंगाना के कोल्हापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर सरकार के दौरान 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आसिफाबाद की चुनावी रैली में तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर बीआरएस पर निशाना साधा। केसीआर सरकार में 7 साल में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सारे पेपर लीक की जांच कराकर दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। तेलंगाना की बीआरएस सरकार के द्वारा मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की जाती है। भाइयों बहनों, ये मुस्लिम आरक्षण हमारे दलित बंधुओं को, वंचितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरी को, पिछड़ी जाति के लोगों को उनके हकों से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निजामाबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर हमला किया। सबसे ज्यादा पैसा जमीन, शराब और रेत में बनाया जाता है। ये तीनों की तीनों मंत्रालय केसीआर के परिवार के हाथ में है। केसीआर जी, अगर आप भ्रष्ट नहीं होते तो ये तीनों के तीनों मंत्रालय आपके परिवार के हाथों में नहीं होते। बीआरएस प्रमुख और मुख्यमंत्री केसीआर भी लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी पार्टी का प्रचार करने में जुटे हैं। तेलंगाना की 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उर्मिलेश भट्ट और धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में अगले 3 दिन धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी रविवार को निर्मल विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए आएंगे, जो आदिलाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे आदिलाबाद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रभारी अलजापुर श्रीनिवास ने से विशेष बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। नरेंद्र मोदी 3 दिनों के लिए तेलंगाना की यात्रा पर हैं और धुआंधार रैलियां कर लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्मल आएंगे और निर्मल में आदिलाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत वो यहाँ पर एक रैली को संबोधित करेंगे। और हमारे साथ अभी इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जो अलजापुर श्रीनिवास, जो लोकसभा के प्रभारी हैं आदिलाबाद के, वो अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, जो पीएम मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं पीएम मोदी की ये यात्रा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और प्रत्याशी हैं उसमें कितना जो है वो जान फूंक पाएगा? डेफिनेटली श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर इस इलेक्शन चुनाव के संदर्भ में आने पर भारतीय जनता पार्टी का कद बहुत बड़े आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर कुल मिलाकर 7 असेंबली सेगमेंट्स है आदिलाबाद पार्लियामेंट में। 7 के साथ जीतने की आशंका है।
मोदी जी पर जबरदस्त प्रभाव है, मोदी जी का काम के, मोदी जी के निर्णयों का। यहाँ के न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम महिलाएं भी बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार है। महिलाओं पर 370 आर्टिकल समझो कश्मीर का या ट्रिपल तलाक समझो, ये निर्णयों पर यहाँ पर बहुत ही अच्छा मोदी का निर्णय पर प्रभाव पड़ा है। केसीआर का जो भ्रष्टाचार है, क्या भ्रष्टाचार पर भी हमलावर है? लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है, कितना जनता पर इसका असर देखा जा रहा है? नहीं, इसका डेफिनेटली मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, इस प्रदेश में जो सरकार का, केसीआर सरकार का, उनका फैमिली सरकार का जो भ्रष्टाचार का काम चल रहा है, ना भारत में ना और कहीं कभी नहीं हो सकता, उतना भ्रष्टाचार है। ये सारे जनता में भारतीय जनता पार्टी नेतृगण टोटली चेतना लाई है। लोग भी जान चुके हैं, तिरस्कार कर रहे हैं केसीआर जी को। इस बार टीआरएस या बीआरएस किसी सूरत में सत्ता के बाहर होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली चुन कर आएगा, ये जनता का विश्वास। बीजेपी इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और उसे उम्मीद है कि वो सत्ता में आएगी, नहीं तो जो सरकार बनेगी वो सरकार बिना बीजेपी के नहीं बनेगी। कैमरामैन ललित के साथ निर्मल, तेलंगाना से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। केरल में कोच्चि यूनिवर्सिटी में म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान भगदड़ मचने की वजह से 4 छात्रों की मौत हो गई, जबकि कई छात्र घायल हैं। मृतकों में 2 छात्राएं भी शामिल हैं। घायलों को कलमाश्वेरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। यूनिवर्सिटी में ओपन एयर ऑडिटोरियम में प्रोग्राम चल रहा था, तभी बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोग अंदर सभागार की तरफ भागने लगे। देखते ही देखते वहां भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में साकेत कोर्ट ने 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साकेत कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 5वें आरोपी अजय सेठी को 5 लाख रुपए के जुर्माने के साथ रिहा कर दिया। अजय सेठी को आईपीसी की धारा 411 के तहत दोषी करार दिया गया था। अजय सेठी पर आरोप था कि उसने लूट का सामान खरीदा था। 30 सितंबर 2008 की रात करीब 3:30 बजे सौम्या विश्वनाथन जब ऑफिस से ड्यूटी कर अपनी कार से घर लौट रही थी, तब गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि इस हत्या का मकसद लूटपाट था। हत्या के इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो 2009 से हिरासत में थे। और वहीं प्रेसिडेंट्स पोलो कप मैच में कैवेलरी की टीम ने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड टीम को 6-7 से हरा दिया। इस प्रतिष्ठित पोलो मैच का आयोजन हर साल राष्ट्रपति भवन के प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड पोलो ग्राउंड में होता है। इस मुकाबले के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये नजारा है राष्ट्रपति बॉडीगार्ड परेड ग्राउंड में आयोजित हुए प्रेसिडेंट्स पोलो कप मुकाबले का, जहां खिलाड़ियों के हर एक शॉट ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। राष्ट्रपति अंगरक्षक और कैवेलरी रेजिमेंट की टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले की गवाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी बने। दोनों टीमों के बीच मुकाबले में कैवेलरी की टीम ने बाजी मारते हुए 6-7 के अंतर से ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाने में सफलता हासिल की। मुकाबले के बाद राष्ट्रपति ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान कर उनका हौसला अफजाई किया। वहीं खिलाड़ियों ने माना कि पोलो मिलिट्री ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा है। मुकाबले का हिस्सा रहे खिलाड़ियों का मानना है कि राष्ट्रपति के सामने खेलना उनके लिए गर्व का पल है। पोलो आदमी को फियरलेस और कॉन्फिडेंट बनाता है और मिलिट्री ट्रेनिंग में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसी लिहाज से हर साल इस इवेंट का आयोजन होता है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अपने कंट्री के लिए खेलना एक काफ़ी ऑनर की बात है, लेकिन राष्ट्रपति के सामने खेलना एक बहुत ही ग्रेट इवेंट है। इट्स अ वेरी बिग मैटर ऑफ ऑनर। देखिए, बाकी टूर्नामेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, उनमें भी चीफ गेस्ट रहते हैं, लेकिन साल में एक दिन एक ये टूर्नामेंट का ये मैच होता है और इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सब लोग आते हैं, आपको देखते हैं, तो ये गर्व की बात होती है। यहाँ खेलना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है, वो भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के सामने। बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें और भगवान की दुआ से हमारी टीम जीती, वो और भी बेहतर एक मौका मिला हमें। वहीं दर्शक दीर्घा में बैठे खेल प्रेमियों ने भी बड़े रोमांच के साथ इस मुकाबले का लुत्फ उठाया। बहुत ही अच्छा लगा। इट वाज रियली गुड एंड रियली थ्रिलिंग
एंड आई थिंक इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है जो आज देखने को मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा। जैसे आप रफ्तार देख सकते हैं, स्पीड देख सकते हैं और जिस एंथुजियाज्म के साथ सब खेल रहे थे बहुत ही अच्छा लगा हमें। सांसें रुक गई थी बीच में देख के जिस तरह से वो खेल रहे थे, सो काफ़ी अच्छा लगा। मैं शुरुआत से ही कैवलरी की साइड था, लेकिन एंड में जैसे कैवलरी जीती मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, ये मैच बहुत रोमांचक था और एंड में जो शो हुआ था वो भी बहुत अच्छा लगा था। मैच एकदम ऐसे चल रहा था कि कभी कैवलरी ज़्यादा आगे चल रही है, कभी वो पीछे चल रही है, तो बहुत अच्छा जा रहा था। बट लास्ट में जो उन्होंने पलटा गेम वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मुकाबले के बाद राष्ट्रपति अंगरक्षकों ने ग्राउंड में घुड़सवारी की रोमांचित कर देने वाली प्रस्तुतियां पेश की। गौरतलब है कि प्रेसिडेंट्स पोलो कप 1975 में स्वर्गीय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के संरक्षण में आरंभ किया गया था। इसका आयोजन हर साल राष्ट्रपति बॉडीगार्ड परेड ग्राउंड में किया जाता है। पोलो एक बेहद ही रोमांचक खेल है और प्रेसिडेंट पोलो कप में ये रोमांच और अधिक बढ़ जाता है। आज राष्ट्रपति अंगरक्षक और कैवलरी टीम के बीच खेले गए मुकाबले में कैवलरी टीम ने बाजी मारते हुए ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। साल 1975 में शुरू हुई इस ट्रॉफी का साल दर साल रोमांच बढ़ता गया और आज इसकी बानगी हमने पोलो कप के ग्राउंड पर देखी। डीडी न्यूज़ के लिए मैं सुशील कुमार, दिल्ली। वहीं गोवा में चल रहे इफ्फी के 54वें संस्करण में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की पहल के समापन के बाद एक प्रतिभा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने इन कंपनियों के प्रतिनिधियों से खास बातचीत की। 48 घंटे के फिल्म मेकिंग चैलेंज के बाद हमारे पास में एक विनर है टीम ग्रे, लेकिन उसके बाद में भी ये जो 75 क्रिएटिव माइंड्स हैं उन्हें रिक्रूटमेंट करने की ये जो अपॉर्चुनिटी है एक टैलेंट कैंप से दी जा रही है, एक ही अपॉर्चुनिटी और वो सेम प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। हमारे साथ में यहाँ पर ये कैंडिडेट्स हैं जो आए हुए हैं, जो टॉप कंपनीज हैं, अमेजॉन प्राइम, युवा ओरिजिनल्स और कई ऐसे कंपनीज जिनके साथ में बातचीत करना काफी मुश्किल होता है अमूमन, लेकिन वो आज सेम प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। किस तरीके से आप देखते हैं इस टैलेंट कैंप को, क्योंकि हमने जैसा बताया कि बहुत मुश्किल हो जाता है इनके साथ में इनसे एक जवाब वापस मिलने के लिए। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं अलग अलग सिटीज से या फिर जो भी छोटे शहरों से, तो इनसे डायरेक्टली बात करना काफी मुश्किल होता है। सो ये जो एक इवेंट है ये काफी हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा डेफिनेटली। इस तरीके से आप लोगों की टैलेंट है, डाइवर्स टैलेंट है, वो भी भारत के टॉप कंपनीज में आ रहा है, तो ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? ओवरऑल एक तो ये अपॉर्चुनिटी तो ग्रेट है ज़रूर, लेकिन अभी यहाँ से इट्स अपॉन अस कि हम इसको कैसे आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो लाके छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ से आगे हमें हमारे टैलेंट के बेसिस पर ही जाना पड़ेगा, तो इसे क्रैक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक जो कैंडिडेट है वो राउंड कर सकता है, हर कंपनी जिसे उसे अप्रोच करना है और साथ ही यहाँ पर अपने जो रेज्यूमेज हैं, अपने जो वर्क हैं वो लेके वो समझा सकते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये है कि हर टॉप कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स यहाँ पर आए हुए हैं, तो इनकी बातें डेफिनेटली सुनी जाएगी। कैमरा पर्सन संजीव शर्मा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, गोवा। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।